नमस्कार, आप सभी लोगों का डॉक्टर शिव नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान निर्माण के तहत जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंतर्गत मेनली हम 2 बातें करेंगे कि संविधान सभा न अस्तित्व में कैसे आई और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण कैसे किया। क्योंकि ये चैप्टर सेकंड चैप्टर जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ और संविधान सभा का निर्माण करने वाली बॉडी जो है संविधान सभा कैसे अस्तित्व में आई, इसी इसी पर हमारा मेनली जो होगा फोकस होगा। तो हम समझते हैं कि पहले हम ये समझते हैं कि जो है संविधान सभा अस्तित्व में कैसे आई। ठीक और संविधान सभा अस्तित्व में कैसे आई, तो हम पहले ये देखते हैं कि इंडियन नेशनल नेशनल मूवमेंट के जो लीडर रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर रहे हैं, उनका जो मेन डिमांड ये था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जो पूरी तरह से भारतीयों से मिलकर बना होगा। दूसरा ये था कि संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाएगा और इसके द्वारा सेल्फ रूल की प्राप्ति की जाएगी। ठीक, सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाए संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ब्रिटिश रूल से आज़ादी प्राप्त की जाएगी। ये मेनली दो ये मेन दो जो क्या थे गोल थे, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो गोल थे जिनको वो अचीव करना चाहते थे। इसी के कारण जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है अस्तित्व में आई। देखते हैं कि इधर हम देखते हैं कि जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट रहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यह कभी नहीं चाहती थी कि हम भारतीयों के लिए एक संविधान बना कर दे, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना कर दे, उन्हें उन्हें क्या करे, सेल्फ रूल के लिए प्रेरित करे। लेकिन हम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखते हैं कि जो है विश्व के परिदृश्य पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो छवि जो रहती है वह धूमिल होने लगती है, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडीशन जो है वो खराब हो जाती है। तो क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर का जो क्षेत्र था वो पूरे विश्व में फैला हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई देशों को अपनी कॉलोनीज बनाया था, तो सभी कॉलोनीज को जो है एक साथ उन पर शासन करना संभव नहीं था। ऐसी परिस्थिति में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो क्या करना पड़ा, अपनी कॉलोनीज को फ्री करना पड़ा और उनको अपने लिए संविधान निर्माण करने के लिए अधिकार देने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये जो मेन कारण रहे जिसके वजह से जो है संविधान सभा जो है अस्तित्व में आई और भारत जो आजाद हुआ। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडरों ने निभाई है। तो संविधान सभा की बात करते हैं, तो संविधान सभा पर आते हैं। तो हम देखते हैं जो है संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा संविधान के निर्माण करने की जो है एक पहला फेज है, पहली अवस्था है, जिसके द्वारा जो है संविधान के निर्माण करने की दिशा में एक पहला प्रयास किया गया। और संविधान सभा के निर्माण करने की दिशा में जो पहला प्रयास रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जब हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो छवि थी वो वैश्विक पटल पर जो है धूमिल होने लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे कमजोर होना, आर्थिक मंदी का शिकार होने लगा। तो ऐसी परिस्थिति में उसको ये समझ में आया कि हम ज़्यादा देर तक जो है अन्य देशों को अपनी कॉलोनीज बनाकर नहीं रख सकते। ऐसी परिस्थिति में उन्हें स्वतंत्र करना उनकी जो है बाध्यता हो गई थी या मजबूरी हो गई थी। तो इसी के मद्देनजर जो है उसी इसी बात को ध्यान में रखते हुए पावर ट्रांसफर के मद्देनजर 11 मार्च 1940 को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्रिप्स मिशन का जो मेन पर्पज था वह यह पर्पज था कि भारत में क्या करना था, भारत को जो है पावर ट्रांसफर करना था, डोमिनियन स्टेट जो है का दर्जा प्रदान करना जो था इस क्रिप्स मिशन का मेन उद्देश्य था। यह जो किप्स मिशन ही जो था, केवल यही एक प्रयास नहीं था भारत को पावर ट्रांसफर करने की दिशा में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अन्य कई प्रयास किए गए। लेकिन अनेक प्रयासों में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई। तो हम देखते हैं कि जब यह ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, तो क्योंकि संविधान सभा की मांग जो है 1934 से हुई होना शुरू हो गया था। भारत में 1934 से ही भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग उठनी शुरू हो गई थी। 1934 में जो है एम एन राय के द्वारा संविधान सभा की प्रथम बार मांग की गई थी।
यह एक कम्युनिस्ट फिलोसोफर रहे थे। 1935 में जो आधिकारिक तौर पर तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी या मांग की गई थी। उसके बाद 1938 में हम देखते हैं कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी, जो वयस्क मताधिकार पर चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से बना होगा। उनके उसी के द्वारा जो है संविधान का निर्माण होगा। ऐसी बातें ऐसी डिमांड की जा रही थी भारतीयों के द्वारा। इसी इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की छवि थी वैसे भी धूमिल हो गई थी, और इंटरनेशनल दबाव ब्रिटिश गवर्नमेंट पर अलग बना हुआ था कि भारत को आज़ाद कर दे। डेमोक्रेटिक कंट्रियों की संख्या अब धीरे-धीरे बढ़ रही थी। अब जो है तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूरन भारत को जो है पावर ट्रांसफर करने के लिए, अर्थात उसकी सत्ता वापस करने, आजाद करने की दिशा में जो है पहला कदम करना पड़ा। पहला जो है क्या करना, कदम उठाना पड़ा। इसे इसे हम जो ब्रिटिश सरकार का सैद्धांतिक जो था स्वरूप के रूप में स्वीकार कर लिया। जो नेहरू नेहरू ने डिमांड की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की थी कि हम क्या करना चाहिए, संविधान सभा का एक निर्माण होना चाहिए जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा, और यह जो संविधान सभा होगी, इस संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाए। जो ये सैद्धांतिक मांग जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उठाई गई थी, इसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और इसी दिशा में संविधान सभा के निर्माण की दिशा में, भारत में पावर ट्रांसफर की दिशा में, भारत की आज़ादी की दिशा में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहला कदम उठाया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 के रूप में हम जानते हैं। सन 1900 ये जो है 11 मार्च जो है 1940 को जो है क्या हुआ कि जो ये किप्स मिशन था, यह भारत आया। किप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स का मेन उद्देश्य यह था कि भारत को पावर ट्रांसफर करना था, लेकिन पावर ट्रांसफर करना था, ये मेन मोटू ये था। इसके कुछ प्रोविजन ये थे कि जो भारत को होगा वो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का दिया जाता, भारतीय रियासतों को जो है पृथक होने का अधिकार दिया जाएगा। ये जो प्रोविजन, कुछ उसमें प्रोविजन थे जो क्रिप्स मिशन में पावर ट्रांसफर का जो प्रपोजल लेके आया था कि सत्ता जो है अब भारतीयों को दी जाएगी, भारत जो होगा वो स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र मुल्क होगा। तो उसके अंतर्गत कुछ प्रोविजन किए गए थे जिनमें भारत को एक डोमिनियन स्टेट के रूप में दर्जा देने की बात हुई थी। वो भारत के अंदर अंतर्गत आने वाले जितने रियासत होंगे उनको जो होगा स्वतंत्र होने का अधिकार देने का जो है प्रावधान जो है क्रिप्स मिशन में किया गया था। लेकिन बात ये थी कि ये जो प्रस्ताव था, जब ये क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव लेकर या प्रपोजल लेकर आया, पावर ट्रांसफर का प्रपोजल ले आया, तो इंडिया के जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी थे, जैसे कांग्रेस थे, मुस्लिम लीग थे, हिंदू सभा थे, और जो इंडियन प्रिंस थे, जो राजवाड़े थे, उनके सामने जब यह प्रस्ताव रखते हैं, ठीक, तो वह यह प्रस्ताव रखते हैं और ये कहते हैं कि यह प्रस्ताव या तो आप पूर्णतः मानेंगे या तो इसे आप रिजेक्ट कर देंगे। तो जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा जो है इस प्रस्ताव को जो है वह खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। मुस्लिम लीग की यह डिमांड थी कि हमें एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण करके दिया जाए। हम और इसके साथ ही मुस्लिम लीग की यह भी डिमांड थी कि इंडिया को टू पार्टों में, टू डोमिनियन स्टेट के रूप में डिवाइड किया जाए। हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र जो होंगे वो इंडिया, और मुस्लिम बहुसंख्यक जो क्षेत्र होंगे उसे पाकिस्तान के रूप में जो है अथराइज किया जाए या जाना जाए। ठीक है, ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी। इस कारण मुस्लिम लीग द्वारा जो है क्रिप्स प्रस्ताव को जो है खारिज कर दिया गया। इधर जो है इधर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा यह बात, इस आधार पर क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को जो है वह खारिज कर दिया गया कि इससे जो है रियासतों में पृथक्करण का भाव बढ़ेगा, जो है कम्युनल भाव बढ़ेगा, सांप्रदायिकता बढ़ेगी। इससे क्या होगा, पृथक्करण का भाव भाव जन्म लेगा।
भारत की अखंडता, एकता जो है, अछूतता जो होगी, वह जो है, वह नहीं बनी रहेगी। भारत टुकड़ों-टुकड़ों में विखंडित हो जाएगा। ये सब इन आधारों पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। जब क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को और क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जब लेकर आए थे सर स्टीफन क्रिप्स, तो उनका ये भी कहना था कि यह प्रस्ताव जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद यह जो है क्या होगा, यह जो प्रोविजन है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन भारत के जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी रहती हैं उस समय, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और ये जो हिंदू महासभा और इंडियन प्रिंसेस जो रहते हैं, राजवाड़े रहते हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव को जो है खारिज कर दिया जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है। अब ये तो पहला स्टेप था, या पहला कह सकते हैं पहल था, जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडिया में पावर ट्रांसफर के लिए, भारत में संविधान निर्माण के लिए या संविधान सभा के निर्माण के लिए जो पहला कदम उठाया गया। ठीक। तो दूसरा कदम जो रहा इसके बाद जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, जब ब्रिटेन में जो है गवर्नमेंट बदलती है, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आती है, लेबर पार्टी के एंटनी जो है, एटवी के नेतृत्व में जो है, एंटनी जो है इंग्लैंड में जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वह इंडिया को स्वतंत्र करने के लिए, या इंडिया में पावर ट्रांसफर करने के लिए, ठीक, इंडिया के संविधान निर्माण करने के लिए जो है भारत में 3 सदस्यीय एक एक जो है कमेटी का जो है भेजते हैं, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से भारत जो यस कमेटी होती है, उनमें 3 सदस्य होते हैं। जो कमेटी जो है भारत आती है, इसे कैबिनेट मिशन योजना का नाम दिया जाता है। और इस कैबिनेट मिशन योजना का भी मेन मोटिव ये था कि भारत के जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी थे, उनमें एक आम सहमति बनाना था पावर ट्रांसफर को लेके, कि हम भारत को आजाद कर रहे हैं, भारत को एक डोमिनियन स्टेट का राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन जो कैबिनेट मिशन योजना रही, कैबिनेट मिशन योजना जो है, जो जिस प्रस्ताव को, प्रपोजल को लेकर आती है कि आप भारत के संविधान का निर्माण इस प्रकार कर लीजिए, भारत के संविधान सभा आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर सकते हैं, तो उनमें ये प्रावधान होंगे। जो प्रपोजल लेकर आती है, उसे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा जो है खारिज कर दिया जाता है। ठीक। जो कैबिनेट मिशन योजना थी, तो ये आप देख रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना थी, इसमें कुल 3 सदस्य थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है मंत्री भी इसमें शामिल थे। इसके अध्यक्ष थे जो थे लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस थे, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे, और इसके बाद अलेक्जेंडर थे। 3 सदस्य जो है कैबिनेट मिशन योजना में शामिल थे। ठीक। तो ये लेकिन इसको जो है खारिज कर देते हैं। कौन खारिज कर देता है? तो जो इंडिया के जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी रहे, उनके द्वारा जो है कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है। अ, तो फिर उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा एक प्रपोजल बनाया जाता है, एक प्रपोजल तैयार किया जाता है, और उसको जो है इंडिया के जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है उनके सामने रखा जाता है। उसके तहत जो है मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग के द्वारा जो टू डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही थी, जो टू डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही थी, कम्युनल आधार पे, धर्म के आधार पे, जिसमें बंगाल, असम, पंजाब, नॉर्थ प्रोविंसेस ईस्ट और सिंध और बलूचिस्तान को शामिल करने की बात कर रहे थे मुस्लिम लीग उसको मिलाकर पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे थे। उस डिमांड को, मुस्लिम लीग की डिमांड को जो है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है खारिज कर दिया जाता है। और कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया की बात की जाती है, पर लूज फेडरेशन की बात की जाती है। लूज फेडरेशन में क्या होता है कि ज्यादा अथॉरिटी जो होती है, स्टेट प्रोविजन जो रहते हैं, उनको ज्यादा स्वायत्ता दी जाती है सेंटर के मुकाबले। ठीक। तो इस प्रकार के प्रोविजन जो है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया जाता है। इन दोनों प्रस्तावों को जो है क्या किया जाता है, मुस्लिम लीग के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया ले जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग के पास और कोई विकल्प नहीं रहता है कि वो उनकी बातों को स्वीकार न करे। तो अंततः जो मुस्लिम लीग को हार कर कैबिनेट मिशन योजना की बातों को मानना पड़ता है। ठीक। तो इस प्रकार जो है संविधान सभा जो है अस्तित्व में आती है।
ठीक, तो यहाँ दोनों जब स्वीकार कर लेते हैं, तो बात ये होता है कि संविधान सभा का निर्माण जो होगा प्रत्यक्ष आधार पर ना होकर इनडायरेक्ट आधार पर चुना जाएगा। स्टेट असेंबली और जो प्रोविंसेस बॉडी होंगी उनके द्वारा चुना जाएगा। क्योंकि समय की कमी और स्थिति के मद्देनजर जो है ऐसा करना जरूरी हो गया था। ठीक, इस लिहाज से यह प्रावधान जो है किया गया। अब इसके बाद हम इधर देखते हैं कि ये संविधान सभा का जो है मांग ऐसे किया गया, फिर संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इस पर भी हम देख लेते हैं। तो संविधान सभा का निर्माण जो हुआ, हम देखते हैं 9 दिसंबर सन 1946 को जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा का निर्माण जब हुआ तो उसमें कुल 389 सदस्य जो थे वो शामिल थे। ठीक, 389 में 296 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र से 93 सदस्य जो थे वो देसी रियायतों से जो थे इनमें शामिल किए गए थे। अब जो ये सदस्य चुने गए थे 296, उनमें 296 से जो ब्रिटिश भारत क्षेत्र के जो 296 389 में से चुने गए हैं, तो वो 296 सदस्यों में से 292 सदस्यों का चयन चयन जो किया गया था 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 का चयन जो होता है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के द्वारा किया गया। ठीक, ये प्रावधान किए गए। और दूसरा प्रोविजन मतलब संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया, तो पहला बात ये हुआ कि अ, उनमें इतने सदस्यों को रखा गया और सीटों का ऐसे डिवाइडेशन किया गया। दूसरा, सीटों का डिवाइडेशन के लिए प्रांत हो चाहे देसी रियासत हो, उनके क्या क्या जनसंख्या के अनुपात में सीटों का डिवाइडेशन किया गया। और ये जो जनसंख्या होगी प्रत्येक 10 लाख पर एक सीटें जो है आवंटित की गई। ठीक, इसके अलावा जो ब्रिटिश प्रांत के लिए जो सीटें आवंटित की गई, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के लिए जो सीटें आवंटित की गई, उनमें 3 मिलने कम्युनिटी को जो है प्राथमिकता दी गई धर्म के आधार पर। ठीक, धर्म के आधार पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम, सिख और सामान्य, जिसमें सामान्य में क्या मुस्लिम सिख को छोड़कर बाकी जितने थे वो सामान्य में आते थे। ठीक, जिसमें हिंदू मिल्ली थे। ठीक, तो इन तीनों तीनों मिली कम्युनिटी को ही इन तीनों कम्युनिटी में ही सीटों का मिली डिवाइडेशन किया गया, बंटवारा किया गया। 389 जो सीटें दी गई। अब इसके बाद आते हैं तो अब जो जो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि थे उनका चुनाव जो है प्रांतीय असेंबली से के द्वारा किया जा रहा था। ठीक, एकल संकरी मत अनुपातिक प्रणाली के द्वारा। ठीक, देसी रियासतों का प्रतिनिधियों का चयन जो है रियासत के प्रमुखों के द्वारा करने का प्रावधान किया गया। ठीक, इतने प्रावधान उसमें देखने को मिले। ठीक, तो अब अब इतने चीजें तो हमने समझ ली। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 1946 में जो है, अब इसमें जो है ये देखते हैं कि पहले तो हमने ये बात कर ही ली थी कि इसमें देखिए 200, अब ये तो हो गया उसके आधार पर धर्म के आधार पर हो गया। अब इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर भी सीटों का डिवाइडेशन किया गया, जिसमें 208 सीटें जो है कांग्रेस को दी गई, 73 सीटें जो है अ, ये पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर है। उसमें उसमें जो था वो जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रों का आधार पर दिखाया गया था, क्षेत्र मिली क्षेत्रों के आधार पर उसमें दिखाया गया था। और कम्युनिटी के आधार पर, रिलीजन के आधार पर दिखाया गया। तो यहाँ जो है जो 389 सीटें दी गई उनको जो है उसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर रिफ्लेक्ट किया गया। तो इसमें 308 सीटें जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली, 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग को मिली और छोटे जो जो छोटे स्वतंत्र दल रहे उनको 15 सीटें दी गई थी। ठीक, और देसी रियासतों को 93 सीटें दी गई थी, हालांकि वो सीटें भर नहीं पाई थी। ठीक, अब हमने पहले ही बताया कि इसमें जो हिंदू थे, सिख थे, इसके अलावा समान थे। समान में कौन कौन आते थे, तो देखिए समान में जो थे फारसी, आंग्ल, भारतीय, सब सब जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब हिंदू हिंदू धर्म के जो है पार्टी समान में सबको इन्हीं को डाल दिया गया। ठीक है, मेनली सिख और इनको मुसलमानों को छोड़कर बाकी समान में ये सब आते थे। ठीक, तो इनमें महिलाएं भी शामिल थी जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। कुल 15 महिलाएं जो थी संविधान सभा में शामिल थी। ठीक, तब इसके बाद कार्य प्रणाली पर आते हैं, तो देखते हैं कि कार्य प्रणाली पर बात करते हैं कि संविधान सभा ने कार्य कैसे किया। तो हम देखते हैं 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया
9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का जो है पहली बैठक हुई, और संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो उसके स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक, उसके बाद 11 दिसंबर 1900 जो है 46 को जो है संविधान सभा का जो है स्थायी अध्यक्ष जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और दो उपाध्यक्ष एच एच सी मुखर्जी और टी वी कृष्णमाचारी को जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष जो है नॉमिनेट किया गया। ठीक, तो ये प्रावधान किए गए। हाँ, अब ये जो संविधान सभा बना था तो इसको इतना चीजें हमने समझ ली। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी सदस्य बना दिया गया। अब उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बन गए और उपाध्यक्ष जो है एच सी मुखर्जी और टी वी कृष्णमाचारी बन गए। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा का जो है संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका मेन पर्पज क्या था कि संवैधानिक संरचना का ढांचा एवं दर्शन को रिफ्लेक्ट कराना था। अब मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि संविधान जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया उसमें संविधान की संरचना कैसी होगी, दर्शन क्या होंगे, क्या क्या आदर्श शामिल होंगे, इन तमाम बातों को जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। ठीक, तो ये जो संविधान सभा जो उद्देशिका थी उनके कुछ जो प्रस्ताव थे संवैधानिक संरचना और दर्शन के जो रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव में, उनकी कुछ चर्चा कर लेते हैं। देख लेते हैं कि उनमें क्या-क्या चीज़ें कुछ शामिल थी, उन थोड़ी बहुत चीज़ें उस पर चर्चा कर लेना ज़रूरी है। तो पहले चीज़ें क्या थी कि उद्देश्य प्रस्ताव में जो बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने कि भारत का संविधान कैसा होगा, तो उसमें कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। ठीक, ऐसा जो है भविष्यवाणी किया गया है। वो बताया गया कि भारत जो हम लोग जो भारत का संविधान निर्माण करेंगे वह क्या होगा, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। ठीक, भारत के जो क्षेत्र होंगे, अब ये कहा गया कि ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र, भारत राज्य में शामिल सभी क्षेत्र, भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होंगे वो क्या होंगे, भारत का हिस्सा होंगे। ये बताया गया कि कौन-कौन जो होंगे भारत का हिस्सा, इंडियन टेरिटरी के अंदर कर कौन-कौन जो है से क्षेत्र आएंगे। ये बातें जो है उसमें बताया गया, किसमें जो प्रस्ताव जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो रखते हैं। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है सभी क्षेत्रों और सीमाओं का निर्धारण जो कैसे किया जाएगा, तो संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा कि कहाँ किसका को जो है कौन सा क्षेत्र होगा, क्या उसकी सीमाएं होंगी, क्या पावर होंगी, क्या अथॉरिटी होगी। ठीक, इन सभी चीजों के बारे में जो है निर्धारण करने का अधिकार किसको होगा, तो संविधान सभा को होगा। ठीक, तो अब इसके बाद चौथा प्रोविजन पर आते हैं। जो चौथा प्रोविजन जो है तो वो था कि स्वतंत्र संप्रभु राज्य के प्राधिकार का जो स्रोत होगा, जो सरकार होंगे, सरकार के विभिन्न अंग होंगे, उनकी सत्ता का स्रोत जो होगा वो भारत की जनता होगी। ठीक, ऐसा कहा गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था उसमें बताया गया कि भारत की संपूर्ण प्रभुसत्ता का जो स्रोत होगी, प्राधिकार का स्रोत होगा, सरकार के अंगों का स्रोत होगा, सभी प्रकार के जो है प्राधिकारों का स्रोत जो होगा वो क्या होगी, भारत की जनता होगी। इसके अलावा जो है भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के साथ समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि सभी प्रावधान को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है शामिल करने की गुंजाइश की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में। इसके अलावा जो है अल्पसंख्यकों, पिछड़ों जनजातियों के संरक्षण के लिए अल्पसंख्यकों, पिछड़ों जनजातियों के संरक्षण के प्रावधानों को शामिल करने की भी गुंजाइश की अपने जो है किसमें, उद्देश्य प्रस्ताव में। संघ की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, भारत संघ की एकता अखंडता, क्योंकि भारत जो है टुकड़ों टुकड़ों में विखंडित ना हो जाए, भारत को फिर से कोई डिवाइड ना कर दे। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसलिए भू क्षेत्रीय, समुद्री, वायु क्षेत्र को क्या
के लिए विधि बनाने और उन्हें संरक्षित करने का जो है प्रावधान जो है प्रावधान की बात जो है अपने जो है उद्देश्य प्रस्ताव में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू रखते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है विश्व की जो धरोहर होगी उनके विश्व की धरोहर भूमि के प्रति जो है को जो अधिकार होगा उसको वापस लेने का अधिकार, और विश्व शांति एवं कल्याण को बढ़ावा देने की बात जो है अपने उद्देश्य प्रस्ताव में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, वह 22 जनवरी से 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक, तो ये चीजें हुई। ठीक, अब इसके बाद अब हम देखते हैं कि जब ये स्वीकार कर लिया गया तो इधर जो है इंडिया में जो है फूड फूड क्या करो फूड डालो और राज करो की नीति जो चल रही थी 1909 से ही जो है सांप्रदायिक पंचायत की बात होने लगी। 1909 1919 में इसको और विस्तारित कर दिया गया, 1935 में और विस्तारित कर दिया गया, 1932 में जो है इधर हम देखते हैं सांप्रदायिक पंचायत की जो घटना हुई वो अलग हुई। तो इन सभी चीज़ों से भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का जो है पहले से विस्तार हो चुका था। भारत में जो है वह डिमांड होने लगी थी कि इंडिया जो है 2 कल्चर 2 संस्कृति को धारण करता है। इंडिया में जो है 2 दो दो जो है डोमिनियन स्टेट जो रहते हैं, डोमिनियन स्टेट रहते हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। इन जो उनकी कल्चर अधिक है, उनकी संस्कृति अलग है। इस प्रकार के जो है बातों के आधार पर जो है बातें उठने लगी थी। इन्हीं के आधार पर जो है अब भारत में जो है दोनों कम्युनिटी को साथ में रहना असंभव सा हो गया। ऐसी परिस्थिति में है भारत स्वतंत्रता अधिनियम लॉर्ड माउंटबेटन 3 जनवरी सन 1947 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। इसका मेन पर्पज क्या था कि भारत को क्या करना था, इसका मेन पर्पज ये था कि भारत को 2 डोमिनियन स्टेट के रूप में मान्यता देना था। एक होगा वो क्या पाकिस्तान और एक होगा भारत। ठीक, 2 डोमिनियन स्टेट के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक, तो इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम बहुसंख्यक हिस्से थे उसको जो है पाकिस्तान और हिंदी बहुसंख्यक क्षेत्र को जो है भारत या हिंदुस्तान का नाम दिया गया। ठीक, तो ये प्रावधान जो है इसमें किए गए। तो 1947 जो स्वतंत्रता जो अधिनियम लाया गया उससे उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके क्या प्रावधान रहे उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बना दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि जो है इंडियन मुस्लिम लीग जो थी वो उसका भी डिवाइडेशन हो गया। उन्होंने अपने लिए अलग एक संविधान सभा का निर्माण किया, अपने लिए एक संविधान की अलग बनाने की मांग की, अपने लिए एक अलग देश की मांग की, तो उन्होंने अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण किया। तो इस प्रकार जो है जो इंडियन
26 जनवरी 1950 ठीक। जब तक ये 26 जनवरी 1950 तक, जब तक आम चुनाव नहीं हुआ, नई संसद का निर्माण नहीं हुआ, तब तक जो अंतिम संसद के रूप में जो है संविधान सभा ने काम किया था। ठीक। अब देखते हैं संविधान सभा की कुछ समितियों के, तो संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का, क्योंकि संविधान सभा का मुख्य काम क्या था, संविधान का निर्माण करना था। तो इन संविधान के निर्माण करने के लिए संविधान सभा को विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट की कई समितियां गठित करनी पड़ी थी। इसमें कई कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी, तो कुल 8 बड़ी समितियां थी जिनका काम जो है संविधान निर्माण करना था। इसके अलावा कुछ अन्य छोटी समितियां थी जो छोटे मुद्दे पर जो है कार्य कर रही थी। ठीक। तो यह समितियां भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनकी भी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं। तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। इसके बाद प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति एक बनी थी, उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संविधान सभा की, जिसका मुख्य काम था भारतीय संविधान का जो है निर्माण करना था। ठीक। इसके बाद पांचवी समिति थी मौलिक अधिकारों की, अल्पसंख्यकों की, जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। इसके अलावा जो इसकी 5 उप समितियां बनाई गई थी। मौलिक अधिकार की उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यकों की उप समिति, इसके अध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी थे। अब इसके बाद उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई थे। घ अब आते हैं चौथा, चौथे छोड़े गए और अन्य शेष क्षेत्र को छोड़कर क्षेत्र असम में संचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति गठित की गई थी। उसके अध्यक्ष थे A.B. ठक्कर थे। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय उप समिति थी। अब उसके बाद आते हैं प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति एक बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। एक संचालन समिति बनाई गई थी, बड़ी भी समिति यहाँ सब थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं कुछ छोटी समितियां बनाई गई थी संविधान निर्माण के संबंध में। तब वित्त एवं कर्मचारी समिति जो थी वह, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद आते हैं प्रत्यायक समिति, इसके अध्यक्ष जो थे अलायदी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। अब उसके बाद सदन समिति थी, पट्टा भी सीतारमैया जो थे इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालक समिति, इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी थे। राष्ट्र ध्वज संबंधित या तदर्थ समिति जो थी इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के लिए एक समिति बनी थी, संविधान सभा कार्यों के लिए एक समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे जी.बी. मालवकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक तदर्थ समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे वरदाचारी थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए एक समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे पट्टा भी सीतारमैया जी। अब उसके बाद संविधान सभा के वित्तीय प्रावधान संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार जी। अब उसके बाद आते हैं भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था, S.K. ढरे थे। अब उसके बाद प्रारूप समिति की जांच के लिए एक विशेष समिति का अध्ययन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब उसके बाद प्रेस दीर्घा समिति का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन थे। अब उसके बाद आते हैं नागरिकता पर तदर्थ समिति का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी थे। ठीक। अब ये जो समितियां बनाई गई थी, बड़ी छोटी समितियां बनाई गई, इसमें जो महत्वपूर्ण समिति है वह प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति पर एक बृहत्तम चर्चा कर लेना जरूरी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण समिति है। तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य थे, इसका अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके अलावा 6 अन्य सदस्यों में ये भी बार बार पूछता है, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर,
चौथे जो है डॉक्टर के एम मुंशी, पांचवे जो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो है, उसके बाद छठे जो है एम माधव राव जो है। बाल मित्र की जगह इन्हें जो है स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे देना पड़ा था। उसके बाद जो है टी एच कृष्णा स्वामी जी हैं। 1948 में जो है डी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह पर जो है कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक, तो ये जो थे जो क्या कहते हैं प्रारूप समिति से संबंधित कुछ प्रावधान थे। अब इसके बाद जो है, अब हम देखते हैं प्रारूप समिति जो है, प्रारूप समिति ने कुल 6 माह से भी कम समय लिया था संविधान का निर्माण करने के लिए। 141 बैठकें इसके दौरान उसने की थी। ठीक, तो संविधान सभा के जो है संविधान सभा का या संविधान सभा के प्रभाव की भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसको मोटा मोटी हम ऐसे ही समझा देते हैं। तो देखिए, जब ये संविधान सभा जब ये हुआ, संविधान लागू हुआ। हाँ, जब 26 जनवरी सन 1949 को जो है संविधान सभा को अपनाया गया, तो संविधान सभा को जब अपनाया गया तो 95 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। ठीक, तो जिस समय जो है संविधान सभा को जो इस संविधान का जो है पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक, तो इसे आधुनिक मनु या शिल्पकार जो है, शिल्पकार आधुनिक मनु या शिल्पकार जो है संविधान का कहा जाता है इनको। ठीक, तो अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान जो है संविधान की प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ठीक, अंगीकार किया गया था। उसके बाद जो शेष प्रावधान थे वो जो है 26 जनवरी सन 1950 के दिन लागू हुए। ठीक, अब इसके अलावा कुछ ये प्रावधान थे, इसकी चर्चा कर लेते हैं। जब इंडिया का डिवाइडेशन नहीं हुआ था तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो पारित नहीं हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो लागू नहीं हुई थी, तो उस समय जो थे 292 सदस्य ब्रिटिश भारत क्षेत्र के थे, 93 देशी रियासतों के, 4 जो है चीफ कॉन्स्टिट्यूशनल थे। कुल मिलाकर जो थे 389 सदस्य थे डिवाइडेशन से पूर्व। अब देखते हैं कि इनमें विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी रहे थे। ये तो चित्रों के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी जो रहे थे, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो था वो 208 से 73 जो था मुस्लिम लीग को मिला था। इंडिपेंडेंट जो था तो उसको 8 सीटें मिली थी। इसके अलावा कुछ अन्य जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका जो है सारणी दी दी हुई है। जैसे यूनियनिस्टिक पार्टी जो है एक हो गया, यूनियनिस्टिक मुस्लिम्स हो गया एक हो गया, यूनियनिस्टिक शेड्यूल कास्ट एक हो गया। ठीक, कृषक प्रजा पार्टी एक हो गया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक हो गया, सिख नॉन कांग्रेस एक हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी एक हो गया। तो इनके एक एक सीटों का जो है इनको आवंटन किया गया था। उसके बाद जो है अगर हम सामुदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर देखें तो है, धार्मिक आधार पर देखें तो 163 जो सीटें जो है वह हिंदुओं को दी गई थी, 80 मुसलमानों को। उसके बाद जो है 31 जो है अनुसूचित जाति को, बाकी ईसाइयों को 6 सीटें मिली थी, पिछड़ों को 6 सीटें मिली थी, सिख को 4 थी, एंग्लो इंडियन को जो 3 थी, पारसियों को 3 थी। कुल मिलाकर 296 जो सीटें सामुदायिक आधार पर डिवाइड की गई थी। ठीक, अब देखते हैं 26 नवंबर 1949 को जब जब भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, उस दिन क्या हुआ, नागरिकता चुनाव तथा संसदीय स्थायी और परिवर्तन नियम, छोटे शीर्ष से जुड़े जो कुछ प्रावधान रहे, और ये जो कुछ अनुच्छेद रहे, जैसे 5, 6, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392, 393, ये जो है लागू हो गए। बाकी शेष जो प्रावधान रहे संविधान के वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। आ, इस दिन को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 1930 में जो है यह परंपरा शुरू की गई, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन के 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसी पूर्ण स्वराज दिवस को मनाने के उद्देश्य से जो है 1930 में जो है गणतंत्र दिवस की जो है शुरुआत की गई। ठीक, तो अब देखते हैं जब भारतीय संविधान जब लागू हो गया तो कुछ प्रावधान जो थे वो स्वतः ही समाप्त हो गए। जैसे भारत शासन अधिनियम 1947 को समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम जो है 1935 समाप्त हो गया। हालांकि एबोलियस ऑफ द प्रिंसेस काउंसिल जुडिशियल एक्ट जो है 1949 जो है लागू रहा।
ठीक, तब इसके बाद हम देखते हैं कुछ इसके बाद ये चर्चा कर लेते हैं कि जो संविधान सभा थी वह किन किन स्टेपों को फॉलो करते हुए जो है कितने स्टेपों को फॉलो कर कर उन्होंने या कितनी अवस्थाओं को जो पार कर कर उन्होंने क्या किया था, संविधान का निर्माण किया गया था। फर्स्ट स्टेप जो था संविधान सभा का था, और वो पहले स्टेप ने क्या करना था, वो डाटा डाटा कलेक्शन का काम किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो इसमें क्या गया, संविधान से रिलेटेड जो है डाटा कलेक्शन का कार्य जो है संविधान सभा द्वारा किया गया। दूसरे स्टेप में जो है, दूसरी अवस्था में जो है डाटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग और ड्राफ्टिंग का काम करना था। फर्स्ट ड्राफ्ट जो है संविधान निर्माण का जो फर्स्ट ड्राफ्ट जो है संविधान सभा द्वारा दिया गया अक्टूबर से अगस्त 1949 में। और उसके बाद जो है थर्ड स्टेप जो रहा, थर्ड स्टेप जो है 27 अक्टूबर 1947 से 48 तक चला। इसमें क्या करना था, जो विभिन्न कमेटियों के द्वारा जो है जो डाटा कलेक्ट कर दिया गया, जो उसके बाद सेकंड स्टेप में जो है उसको डाटा को एनालिसिस किया, जो रिपोर्ट कलेक्ट किया गया, उसको ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो उसमें क्या करना था, उसको स्क्रूटिनिंग करना था, अर्थात उसका जांच करना था, उसको छांटना था। ठीक, अब उसके बाद उसमें कुछ अपने इनपुट जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा इनपुट डाले गए। ठीक, अब उसके बाद चौथा स्टेप जो आया, चौथा स्टेप में क्या हुआ कि क्योंकि यह जो बनकर तैयार हो गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, तो उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया था, स्क्रूटनी द्वारा इनपुट भी डाल दिया गया। अब इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए बाहर निकाला गया, पब्लिक ओपिनियन के लिए, कि लोगों से राय मांगी गई कॉन्स्टिट्यूशन पर लेकर। तो ये जो समय रहा 15 नवंबर 1948 से 1949 तक का समय रहा। तो इसमें जो हुआ पब्लिक ओपिनियन मांगी गई। ठीक, लगभग एक महीना यह जो समय रहा 15 नवंबर सन 1948 से जो है 17 अक्टूबर 1949 तक का समय रहा, जब ये पब्लिक ओपिनियन के लिए छोड़ा गया। उसके बाद जो है पांचवे जो है ड्राफ्ट फाइव जो पांचवा जो स्टेप रहा, उसमें क्या हुआ, कुछ सुधार किए गए। जब पब्लिक ओपिनियन मिले, उन पब्लिक ओपिनियन के आधार पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया और फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब इसके बाद जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान को अंगीकार कर लिया गया। इस प्रकार जो है संविधान निर्माण की जो है प्रक्रिया पूरी हुई। एक तो संविधान सभा की जो है कुछ आलोचना भी की गई, जो विभिन्न आलोचकों के द्वारा, वो कहते हैं कि यह प्रतिनिधियों की निकाय नहीं थी, यह जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो था वो निकाय था। संविधान सभा जो है, आलोचकों का ये जो है इसमें तर्क है कि ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये वयस्क मताधिकार पे भी नहीं चुना गया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधित्व करता था। दूसरा जो है संप्रभुता का, इसमें संप्रभुता का अभाव था, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रस्तावों के आधार पर तैयार किया गया था। दूसरा समय की बर्बादी हुई, तीसरा जो है समय की बर्बादी हुई। अमेरिका में जो है मात्र 4 महीने के अंतर ही संविधान का निर्माण कर दिया गया, और यहाँ जो है इतना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब इसमें जो है चौथा जो आर्गुमेंट ये रहता है कि इसमें जो है कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है संविधान सभा में। ठीक, अब उसके बाद पांचवा आर्गुमेंट ये है कि वकीलों और राजनीतिकों का बोलाबाला रहा, मतलब वकीलों और राजनेताओं का ही संविधान सभा में बोलाबाला देखने को मिला। छठा आर्गुमेंट ये है जो है इनका आलोचकों का, कि हिंदुओं का ही इसमें वर्चस्व रहा, संविधान सभा में हिंदुओं का मिली वर्चस्व देखने को रहा। जो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री है वो टिप्पणी करते हुए बोलते हैं कि भारत में केवल एक ही बड़े समुदाय का जो है संविधान सभा में प्रतिनिधित्व देखने को मिला। ठीक, अब इसके बाद यह कुछ सीटें हैं जो प्रांतों वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र के लिए जो मद्रास को 49 दिया गया, बॉम्बे को 21, पश्चिम बंगाल को 19, संयुक्त प्रांत को 55, पूर्वी पंजाब को जो 12, बिहार को 36, मध्य प्रांत बराक को 17, असम को 8, उड़ीसा को 9, दिल्ली को 1। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अजमेर मेवाड़ को 1, कुर्ग को 1। अब उसके बाद जो देसी रियाती प्रोविंसेस या रजवाड़े हैं, उनको कुल 70 सीटें आवंटित की गई थी। तो अलवर को जो है 1 मिला, बरोड़ा को 3 मिला, जो है भोपाल को 1, बीकानेर को 1, कोचीन को 1, ग्वालियर को 4, इंदौर को 1, जयपुर को 3, जोधपुर को 2, कोल्हापुर को 1, कोटा को 1, मयूरभंज को 1, मंसूर को 7, पटियाला को 2, रीवा को 2,
त्रिवेणकोर को 6, उदयपुर को 2, सिक्किम और बराकपुर समूह को 1, त्रिपुरा, मणिपुर, खासी राज्य समूह को 1, उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य समूह को 1, पूर्वी राज्य समूह को 3, मध्य भारत राज्य समूह बुंदेलखंड, मलवा सहित 3, पश्चिम भारत राज्य को 4, गुजरात राज्य समूह को 2, दक्कन और मद्रास राज्य समूह को 3, पूर्वी राज्य समूह को 4, पूर्वी राज्य समूह एक को जो है 3, शेष राज्य समूह को जो है 4, कुल इस प्रकार 99 जो सीटें जो है प्रोविंसेस या रजवाड़ों को दी गई थी। अब संविधान सभा पर एक नजर डाल लेते हैं तो कुल जो है 11 जो है 11 जो है अधिवेशन जो है संविधान सभा के जो बुलाए गए थे, ये कुल 11 अधिवेशनों की सूची है। ठीक, तो इस प्रकार हमने आज इंडिया भारत में जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझा। भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संस्था संविधान सभा के विषय में समझा, संविधान सभा के द्वारा जो है किस प्रकार जो है भारत के संविधान का निर्माण किया गया है, इसको समझने का प्रयास किया। इस प्रकार आज की क्लास में हमने इन तमाम बिंदुओं की चर्चा की। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।